इतिहासकारों का एक वर्ग मानता है कि 8वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में आने वाले अरबी मुसलमानों को यह नाम दिया गया था, जो बाद में स्थानीय प्रभाव के कारण रोहिंग्या बन गया। किंतु अन्य इतिहासकारों का मानना है कि इनका स्रोत अफगानिस्तान के रूहा क्षेत्र की मुसलमान जाति है, परंतु बर्मी इतिहासकारों का मानना है कि रोहिंग्या शब्द 20वीं शताब्दी के मध्य से पहले कभी प्रयोग नहीं हुआ और इसके अंतर्गत वे बंगाली मुसलमान आते हैं जो अपना घर बार छोड़कर अरकान में आबाद हुए। राष्ट्रपति थीन सेन और उनके समर्थक इस मान्यता को आधार मानकर रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिक अधिकार देने से इनकार कर रहे हैं, किंतु यह मान्यता सही नहीं है। रोहिंग्या शब्द के 18वीं शताब्दी में प्रयोग होने के ठोस प्रमाण मौजूद हैं। अरबी मुसलमानों के प्रवेश करने और रहने पर सभी एक मत हैं। उनकी बस्तियां अरकान के मध्यवर्ती क्षेत्रों में हैं, जबकि रोहिंग्या मुसलमानों की अधिकांश आबादी बांग्लादेश के चटगांव के पास अरकान के सीमावर्ती क्षेत्र में आबाद है। अरकान में बंगाली मुसलमानों के बसने के प्रथम प्रमाण 15वीं शताब्दी के चौथे दशक से मिलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा पर जापान के कब्जे के बाद अराकान में बौद्धों और रोहिंग्या मुसलमानों के मध्य रक्त रंजित झगड़े हुए। जनता जापानियों की सहायता कर रही थी और रोहिंग्या अंग्रेजों के समर्थक थे, इसलिए जापान ने भी रोहिंग्या मुसलमानों पर जमकर अत्याचार किया। उस समय अंग्रेजों ने बांग्लादेश से लोगों को रखाइन में बसाया। म्यांमार के लोग आज भी मानते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने रोहिंग्या को वहां बसाया था, इसलिए वे म्यांमार के मूल निवासी नहीं। म्यांमार ने वर्ष 1986 में एक कानून बना दिया जिसके अनुसार 1823 ईस्वी से पहले जो वहां रह रहे थे उन्हीं को म्यांमार का मूल निवासी माना गया। रखाइन के मूल निवासियों आदिवासियों को भी म्यांमार का नागरिक माना गया और रोहिंग्या भी इस तरह से वहां के मूल निवासी हैं, लेकिन रोहिंग्याओं को नागरिकता नहीं दी गई। वर्ष 1962 से पहले रोहिंग्या समस्या नहीं थी। वर्ष 1948 में म्यांमार के आज़ाद होने के बाद वहां के पहले राष्ट्रपति ने रोहिंग्याओं को देश का मूल नागरिक माना था, लेकिन वर्ष 1962 में सैन्य शासन आने के बाद रोहिंग्याओं की जिंदगी बदल गई। सैन्य शासन ने स्थानीय लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए रोहिंग्याओं के विरुद्ध बोलना शुरू किया। इससे लोगों को एक मुद्दा भी मिल गया और क्रूर सैन्य शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाने की संभावना भी समाप्त हो गई। संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी उच्चायोग के अनुसार 1982 के नागरिकता कानून ने रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार की नागरिकता से वंचित रखा है। यह कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून के कई मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। रोहिंग्या मुसलमानों के लिए म्यांमार सरकार ने पहचान पत्र जारी कर रखे हैं। इस पहचान पत्र को उन्हें हर समय अपने साथ रखना होता है। यह पहचान पत्र नौकरी के लिए आवेदन करने, किसी दूसरे स्थान पर ठहरने,
बच्चों को स्कूल में दाखिला कराने, टिकट खरीदने, जमीन खरीदने और बेचने जैसे सभी कामों के लिए आवश्यक होता है। जब रोहिंग्याओं ने पहचान पत्रों के साथ अस्थायी निवासियों के रूप में पंजीकरण करा लिया था, जिसे सफ़ेद कार्ड कहा जाता था, तब 1990 के दशक में तत्कालीन सैन्य शासक ने रोहिंग्या और गैर रोहिंग्या दोनों को यह कार्ड जारी करना शुरू कर दिया। सफ़ेद कार्ड सीमित अधिकार प्रदान तो करता था, लेकिन नागरिकता के प्रमाण के रूप में उसे मान्यता प्राप्त नहीं थी। 30 वर्ष में पहली बार वर्ष 2014 में सरकार ने एक संयुक्त राष्ट्र समर्थित राष्ट्रीय जनगणना की, जिसमें मुस्लिम अल्पसंख्यक समूह को शुरू में रोहिंग्या के रूप में पहचान करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बौद्ध राष्ट्रवादियों ने बाद में जनगणना का बहिष्कार करने की धमकी दी। इसके बाद सरकार ने फैसला किया कि रोहिंग्या तभी पंजीकृत होंगे यदि उनकी पहचान बंगाली के रूप में होती है। भारत की केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के साथ मिलकर एक शपथ पत्र दर्ज किया है जो रोहिंग्या संकट से संबंधित है। भारत सरकार ने देश के लिए एक गंभीर सुरक्षा खतरे को हवाला देते हुए रोहिंग्या मुसलमानों को निर्वासित करने की मांग की है। सरकार इस बात से चिंतित है कि भारत देश में इन शरणार्थियों की उपस्थिति से भारतीय बौद्धों के विरुद्ध हिंसा की घटनाएं एक बड़ी चिंगारी का रूप ले सकती हैं। आज़ादी के कई दशकों के बाद सभी उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य विकास के प्रारंभिक चरण में हैं। उन्हें आशंका है कि बांग्लादेश और म्यांमार सीमा के समीपवर्ती क्षेत्रों से होकर रोहिंग्या आतंकवादी भारत में आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं, जिससे शांति भंग हो सकती है। दक्षिण एशिया में उत्पन्न रोहिंग्या समस्या को देखते हुए विश्व के कई देशों एवं संगठनों ने रोहिंग्या समस्या को सुलझाने हेतु म्यांमार पर दबाव बनाया। इन दबावों के परिणाम स्वरूप अक्टूबर 2017 में बांग्लादेश एवं म्यांमार के बीच रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या तथा सीमा सहयोग के 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देश इस बात से सहमत हुए कि म्यांमार के निवासियों का लगातार बांग्लादेश की ओर पलायन रोका जाए तथा इसके लिए एक संयुक्त कार्यबल का गठन हो। रोहिंग्या संकट एक पक्षीय न होकर बहुपक्षीय है। कई वर्षों तक होने वाले इस संघर्ष ने रखाइन में 2 वर्ग पैदा किए हैं। पहला, रोहिंग्या को बाहर करने की इच्छा रखने वाला समूह, तो दूसरा, अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का बदला लेने के लिए रोहिंग्याओं का एक संगठन जिसका नाम रोहिंग्या मुक्ति सेना है। जहां तक भारत की भूमिका का सवाल है, तो भारत हर प्रकार के आतंकवाद का विरोध करता है और रोहिंग्या मुक्ति सेना को वह समर्थन नहीं दे सकता। यह सत्य है कि रोहिंग्याओं को भेदभाव का शिकार होना पड़ा है और इसका कारण म्यांमार सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है, जहां उन्हें तुच्छ समझा जाता है। ऐसे में
रोहिंग्या संकट के समाधान की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी म्यांमार के राजनीतिक कंधों पर है। रोहिंग्या संकट अत्यंत त्रासदीपूर्ण है, जिसके समाधान के लिए म्यांमार सरकार को मानवीय पहलू का ध्यान रखते हुए राजनीतिक प्रयास करने चाहिए।